नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक ऋषि द्विवेदी और आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के नंबर 1 विश्वसनीय चैनल यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर। आज होने वाला है कुछ खास। आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी के पेपर के बारे में कि इस बार आपका पेपर कैसा आएगा। जब भी आप परीक्षा देने जाते हो, आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने होते हैं तो आप तैयारी करते हो, लेकिन अगर आपको पता रहे कि तैयारी कैसे करनी है, किन किन प्रश्नों को सॉल्व करना है, कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में आएंगे, तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाते हो। और हिंदी में तो आपको थोड़ा मेहनत करके बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं जो आपके परीक्षा में आपके परसेंटेज बढ़ाने में काम करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस वर्ष नए पाठ्यक्रम में थोड़ा जो बदलाव हुआ है वो क्या है, किस प्रकार पेपर आएगा, कौन कौन से प्रश्न जो पहले आते थे वो कैसे थे, जो अब आएंगे वो कैसे आएंगे, और आप कैसे उनको तैयार करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का इस वर्ष का, जो इस वर्ष आपके परीक्षा में आने वाला है उस पेपर के बारे में। प्रदेश प्रश्न पत्र 2023-24 विषय क्या है? सामान्य हिंदी। ध्यान रखो इस बात को, आपका जो सिलेबस है सामान्य हिंदी का, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। आपको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का, ये सबको पता है। 15 मिनट में आप पेपर कॉपी दुरुस्त करते हो अपनी, और 3 घंटे में इसे सॉल्व करते हो। तो हम एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, कौन सा खंड का है, खंड का है, बिल्कुल। यानी जब आप एग्जाम हॉल में बैठो तो आपको पता रहे कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कौन से प्रश्न पर किस प्रकार से उत्तर देना है, कहां ऑब्जेक्टिव पे टिक लगाना है, कहां आपको एमआर सीट भरनी है, कहां आपको व्याख्या लिखनी है और कहां क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और सबसे बड़ा बदलाव जो आपके सत्र के बीचों बीच में हो गया, पाठ्यक्रम आपका जो था हिंदी का, उसमें जो टॉपिक नंबर 11 था संधि का, उसे हटा दिया गया, वहां पर अपठित गद्यांश को जोड़ दिया गया। तो क्या होता है अपठित गद्यांश? बहुत से लोग कंफ्यूज हैं इस बारे में, नहीं जानते कि किस प्रकार से अपठित गद्यांश के प्रश्न आएंगे या अपठित पद्यांश के प्रश्न आएंगे। वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग नए हैं चैनल को शेयर कर दें, क्लास को शेयर कर दें, सेशन को लाइक कर लें, और हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है बेटा, जो आपका खंड का होता है ना, जो आपको खंड का है, जहां पर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं खंड का में। वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर आपको उन क्वेश्चंस को टिक करना है। तो आपको खंड का से 5 क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के। खंड का से कितने क्वेश्चन मिलेंगे बेटा? 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे। ये 5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के गद्य के मिलेंगे। उसके बाद आपको इसी में 5 क्वेश्चन जो पहले में आपको मिलेंगे, और दूसरे क्वेश्चन में फिर से 5 क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे? फिर से 5 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो फिर से ही प्रश्न 2 के अंतर्गत मिलेंगे। ये जो प्रश्न 2 के अंतर्गत 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपके काव्य खंड से होंगे। तो क्लियर सी बात है कि आपको गद्य खंड से, यानी जो आप कथा साहित्य पढ़ते हो, जो आप गद्य में निबंध पढ़ते हो, और जो आप गद्य का इतिहास पढ़ते हो, उन सभी से मिलाकर आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, जो सभी एक एक नंबर के होंगे। और उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है आपका, वो किस चीज का होगा? वो दूसरा प्रश्न पद्य का होगा, काव्य साहित्य का। तो उसमें काव्य साहित्य के विकास से आपके प्रश्न आएंगे। साथ ही जो आपने कविताएं पढ़ी हैं, उसमें लेखकों को कौन से पुरस्कार मिले, जैसे निम्नलिखित में से कौन से छायावादी कवि हैं। अब आप देख रहे हो कि यहां सभी लोगों के नाम लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद, बिहारी, नागार्जुन, जगन्नाथ दास, रत्नाकर। अब आप कहोगे ये तो काव्य के इतिहास का प्रश्न है, ये कविता में जो सिलेबस में कविता है उससे कहां से आया है? तो बेटा, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कामायनी, यानी आपके पाठ का श्रद्धा और मन वाला चैप्टर, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कामायनी छायावाद की सबसे प्रसिद्ध रचना है और उसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो इतिहास और कविता आपस में जुड़े हैं ना, काव्य का इतिहास तो है, तो वो आपको पढ़ना है। उसी प्रकार कौन से कवि के लिए किसको कौन सा, सुमित्रा नंदन पंत आपके सिलेबस में है, नौका विहार जैसी कविताएं आपको पढ़नी है। तो आप जब उनका जीवन परिचय पढ़ रहे हो तो आपको वहां पर बताया जाता है कि कौन सा पुरस्कार उनको मिलेगा। साथ ही जब हम लोग श्रद्धा मनु पढ़ रहे हैं तो हम आपको यह बताते हैं कि यह श्रद्धा मनु कौन से सर्ग से है, श्रद्धा सर्ग क्या है, चिंता सर्ग क्या है, आनंद सर्ग क्या है, सारे सर्गों के बारे में बताते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, यानी सारे
क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वे केवल और केवल आपकी किताबों से आ रहे हैं। काव्य साहित्य का इतिहास है, गद्य साहित्य का इतिहास है, और साथ ही आप जो पाठ पढ़ रहे हो उसमें जो आपका जीवन परिचय है, आपकी कविताएं हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर से छायावाद के प्रवर्तक की बात आ जाती है, तो ये सारे क्वेश्चन तो आपने पढ़े ही हैं, आपको मैंने सॉल्व करवाए, तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, चाहे जितने भी कठिन आ जाएं आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। और ये जो आपका 10 नंबर है ना बेटा, ये केवल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो है, पहला उससे आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चन गद्य के इतिहास, गद्य साहित्य के निबंध और कथा साहित्य से। उसके बाद जो अगला 5 क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा कथा साहित्य से, कथा साहित्य के विकास, काव्य साहित्य से, काव्य साहित्य के विकास से, कविताओं से। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है बेटा 5 इंटू 2 10 नंबर, 5 इंटू 2, आपको पूरे 10 नंबर मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन में, और फ्री के नंबर हैं। यकीन से बताऊं तो बिल्कुल, व्याख्या मतलब मुफ्त का नंबर। आप कहोगे कि सर किताब से आती है व्याख्या, तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं याद करना पड़ेगा, वो तरीका मैं आपको बता देता हूं, या जिन्होंने क्लास की उनको वो तरीका पता है। सभी लोग सेशन को शेयर करते रहेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, सभी लोग, सबको पता चलना चाहिए। पेपर में कोई भी बच्चा एक भी गड़बड़ ना करे, क्योंकि आप आधी लड़ाई तो वहीं जीत लेते हो जहां आपको यह पता होता है कि पेपर कैसा आने वाला है या आपका सिलेबस कैसा है। ठीक है, आधी पढ़ाई तो वहीं मजबूत हो जाती है। तो अब दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्न लिखना है। आपको पता है कि गद्यांश तो आपके किताब से आएगा, आपका जो गद्य पाठ्य के लिए निर्धारित गद्य की किताबें हैं, गद्य के चैप्टर्स हैं, उनसे आएगा। लेकिन अब आपको इसकी व्याख्या कैसे करनी है? इसकी व्याख्या आपको करनी है, जैसे मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है, तो भी मैं यहां नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाला चैप्टर है, आप इसमें लिख दो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि वे नहीं मानते कि जो समृद्धि है, बहुत धन संपदा है, वह आध्यात्म अर्थात आत्मा के अनुसार जीवन जीने को, मन के अंदर के अनुसार जीवन जीने को के विरोधी है। बस हो गया। तो आपने क्या किया? वाक्य को मोल्ड किया, नए नए शब्दों को, थोड़ा सा शब्दों के अर्थ लिखने की कोशिश की। व्याख्या यही है। आपको याद क्या रखना है? सबसे सरल, अब देखो 10 नंबर है ये, और मैं इस 10 नंबर में आपको बहुत अच्छे से बताता हूं कैसे आप इन 10 नंबर को सॉल्व करोगे। लेखक किनको एक दूसरे का विरोधी मानता है? आपको यह प्रश्न यहीं पर मिल जाएगा बेटा। अब कितना सरल है, समृद्धि और आध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता है। आपके कम से कम 3 क्वेश्चन, मैं आपको ये 3 क्वेश्चन दिखा देता हूं। कम से कम ये जो 3 क्वेश्चन है आपके, ये आपको केवल डायरेक्ट गद्य खंड जो आपके सामने पेपर में लिखा होगा वहां से मिलेगा। जैसे पहला, किनको एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। दूसरा, कि डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र क्यों करते हैं। तीसरा, कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने छात्रों को क्या संदेश दिया है। अब देखो, ये 3 प्रश्न तो आपके आ गए, मतलब 2 2 4 2 6 नंबर तो आपको मिल गए। बचे 2 प्रश्न। तो प्रस्तुत पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम किसे नहीं पता? पाठ और शीर्षक का नाम तो सबको याद रहता है, तो वो 2 नंबर आपने पा लिया, आपके हो गए 8 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने अभी बता दी आपको कि कैसे व्याख्या करोगे। एक बार भी अगर आपने क्लास नहीं करी है, एक बार भी आपने नहीं पढ़ा है, तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत आराम से कर सकते हो। ये बहुत छोटा सा तरीका है। मैं बहुत जल्दी आपके लिए बहुत अच्छी सी क्लास लेके आऊंगा कि जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा वे कैसे करें रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये आपका मामला हो गया। यहां पर हमने इसको खत्म कर लिया, मतलब हम ये समझ गए कि गद्यांश में क्या आने वाला है। और आपको पता है कि गद्यांश आपको 2 मिलेंगे बेटा, गद्यांश आपको 2 मिलेंगे। एक तो पहला क्या था? पहला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से था। दूसरा है कि जन का प्रवाह अनंत है। पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, भूमि, जन और संस्कृति की बात हो रही है। यहां भी वही बात है, देख लो। गद्यांश के पाठक और लेखक का नाम हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। गद्यांश में लिखा हुआ है राष्ट्रीय निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए जरा मनाए। गद्यांश में लिखा हुआ है उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा, तो जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। गद्यांश में लिखा हुआ है, और यह पेपर में लिखा हुआ होगा।
गद्यांश किताब में नहीं होगा, पेपर में आपके सामने छपा होगा। 6 नंबर यानी मैं 8 नंबर, मैं 10 नंबर, 10 नंबर ये आपके पेपर आउट है, समझ लीजिए 10 नंबर आपका गद्यांश का पेपर आउट है। उसके बाद हम चलेंगे अगले पर। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर। छोटी सी नाव हंसिनी सी लग रही है। इस पर भी आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे और यह भी आपको कितने नंबर का मिलेगा? उतने ही नंबर का जितने का गद्यांश था। इस पर भी आपको 2 मिलेंगे, 2 में से कोई एक करना होगा और आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। अब देखो, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम पता है? नौका विहार सुमित्रानंद पंत। रेखांकित अंश की व्याख्या पता है, हो जाएगी। कवि नौका विहार है तो किस समय प्रस्थान कर रहा है? चांदनी रात का प्रथम पहर, पहली ही लाइन में उत्तर है। रात्रि में गंगा नदी की रेती की शोभा कैसी लग रही है? उत्तर कहां मिलेगा? पद्यांश में मिलेगा। छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर कैसी लग रही हैं? लघु तरिणी हंसिनी सी सुंदर, यही लाइन मैंने पढ़ी थी। तो आपको गद्यांश और पद्यांश के लिए तो आंख बंद कर लेनी है, दिमाग खोल लेना है, क्योंकि दिमाग बंद रहा ना तो गलती हो जाएगी। दिमाग खोल के ये 10 और 20 नंबर, ये दिमाग खोल के ये आपके पूरे नंबर आपकी झोली में जाएंगे सीधे, कोई इनको आपसे छीन नहीं सकता। शुरुआती हमने 10 नंबर प्राप्त कर लिए और उसके बाद हमने गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करके प्राप्त कर लिए कितने नंबर? 20 नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये सब ऐसे प्रश्न थे ना जहां पर आपको दिमाग लगाना है, केवल आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है। अब आ जाते हैं थोड़ी सी डिटेल पर, थोड़ी सी डिटेल पर आएंगे, जहां पर आपको एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख करना है। साहित्यिक परिचय क्या होता है? जीवन परिचय प्लस साहित्य में योगदान। जो साहित्य में स्थान होता है ना, जीवन परिचय और साहित्य के स्थान को जोड़ दीजिए, साहित्यिक योगदान हो गया। मैंने बहुत सुंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपके करवा दिए हैं, आप जाकर वीडियो सेक्शन में चेक कीजिए, वहां पर आपको जीवन परिचय 6 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, 3 गद्य 3 पद्य, बस केवल उतना ही पढ़ना है। एक भी जीवन परिचय एक्स्ट्रा आपका नहीं आएगा, ठीक है? तो यहां पर आपको मिलेंगे 3 मिलते हैं। अब जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उसमें से यहां पर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, वो तो यहां लिखे हुए हैं। शब्द सीमा बहुत ध्यान रखनी है, 80 शब्द, 100 हो जाएं, 70 ना हो, ठीक है? तो आप आचार्य हजारी प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल किसी एक का लिख ही दोगे। तो मतलब जो मैंने आपको जीवन परिचय 6 इंपॉर्टेंट बताए हैं, 3 गद्य 3 पद्य, उनको रट लो, क्योंकि भाई कुछ तो रटना पड़ेगा। पेपर आपके लिए इजी हो सकता है, पेपर आउट करवाया जा सकता है, लेकिन पास होने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जीवन परिचय में क्योंकि डेटा है, जन्म है, मृत्यु है, रचनाएं हैं, थोड़ा सा रटना पड़ेगा। 80 शब्द रटना मतलब 5 मिनट का खेल। तो ये आपको टोटल मिल जाएंगे 5 नंबर बेटा। ये आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? ये आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। और ऐसे ही आपको कविता में भी किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखना होगा 80 शब्दों में। यहां पर मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर हैं, और जो मैंने बताया है वही पेपर में आएगा, ये लिख के रख लो, ठीक है? तो ध्यान रखना 80 शब्दों में और जीवन परिचय, यानी आपके 10 नंबर, 5 गद्य 5 पद्य जीवन परिचय से। यहां 3+2 क्यों लिखा है? ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछते हैं। तो बेटा 3 नंबर तो आपके जीवन परिचय साहित्यिक परिचय का है और 2 नंबर रचनाएं लिखने का है। यदि आपने रचनाएं गलत लिख दी तो पूरा नंबर नहीं कटेगा, ये 2 नंबर कटेगा। इसी को कहते हैं स्टेप मार्किंग। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में स्टेप मार्किंग चलती है। मतलब अगर आपका एक भाग सही है, दूसरा गलत है, तो दूसरा काटा जाएगा, दोनों नहीं काटा जाएगा। फिर भी आपको यह याद करना है। और उसके बाद हम अपने सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्यारे टॉपिक पर चलते हैं। वो क्या है? कथा साहित्य। आपको यहां पर बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर, क्या कारण था बहादुर और पंचलाइट कहानी लिखने का, या फिर ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु, क्या है कथा वस्तु, सारांश लिखना है। दोनों में से कोई एक। देखो यहां भी केवल बहादुर पंचलाइट दोनों नहीं लिखना है, कोई एक इन दोनों में से, या फिर ये कोई एक कहानी आपको चुननी होगी। 4 कहानियां आप में हैं, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर। बहादुर क्या है? एक नेपाल का बच्चा है, नौकरी करने आया है, परेशान है, दिल बहादुर नाम होता है, दिल कट जाता है, बहादुर हो जाता है।
घर वाले पहले प्यार करते हैं, फिर मारने लगते हैं, सताते हैं, एक दिन सिलबट्टा टूट जाता है, भाग जाता है, फिर घर वाले परेशान होते हैं कि काश न जाता तो क्या हम उसको सजा देते। लेकिन यह सही में बात अगर मुझसे पूछी जाए तो मैं कहता कि बहुत मारते, वो चला गया, अच्छा किया। अपने अपने जो आपका एक होता है ना कि आपका स्वयं का जो सम्मान है उससे कभी समझौता नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें बताती है। पंचलाइट कहानी एक बहुत प्यारी कहानी है। एक गांव की एक टोला है, महतो टोला, वो पंचलाइट लेकर के आया है क्योंकि बाभन टोला और राजपूत टोला में आ चुकी है पंचलाइट, महतो टोला में नहीं है। वहां पर एक लड़का है जो सलीमा के गाने गाता है, एक लड़की है जो उससे प्यार करती है, उस लड़की की मां है जो उस लड़के से परेशान है। बाद में वो मां उस लड़के से को पसंद करने लगती है, उसको अपने घर खाना खाने बुलाती है। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से फिर से प्यार करने लगते हैं। बड़ी प्यारी कहानी, आप एक बार पढ़ोगे आपको बहुत मजा आएगा। या फिर ध्रुव यात्रा की, एक व्यक्ति है, राजा है, वो उत्तरी ध्रुव घूम करके आया है। उसकी एक प्रेमिका है, प्रेमिका की एक बेटी है। प्रेमिका का बाप एक मनोचिकित्सक है, उसको कुछ डिप्रेशन है। राजा को वो मनोचिकित्सक के पास जाता है, वो उसे प्रेम के लिए बताता है, लेकिन वो प्रेम और विवाह दोनों नहीं करना चाहता। फिर वो दक्षिण ध्रुव पर जाता है जहां वह अपने आप को गोली मार लेता है। ये कहानी बहुत मार्मिक है। तो आप कोई भी, मैं तो कहता हूं कि केवल बहादुर और पंचलाइट, इन दो कहानियों को आप तैयार कर लो, आपका ये 5 नंबर कोई आपसे नहीं छीन पाएगा। केवल 2 कहानियां, बहादुर और पंचलाइट। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, जो है आपका खंड काव्य। खंड काव्य थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज करता है, लेकिन क्योंकि आपके सीनियर्स, आपके शिक्षक आपके साथ रहते हैं, तो वे आपको यह जरूर बताएंगे कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मंडल के आधार पर जिलों को बांट दिया और खंड काव्य निर्धारित किए। तो आप अपने खंड काव्य के अनुसार प्रश्नों को पढ़ोगे। और देखो, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं खंड काव्य पढ़ने का, पूरे के पूरे आपके नंबर जो 5 हैं वो प्राप्त करने का, जो 80 शब्दों में प्राप्त करना है। किसी भी खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण आता है बेटा, और उसका सारांश लिखने को आता है। अगर ये 2 क्वेश्चन आपके खंड काव्य का तैयार है तो यकीन मानो एक एक नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता। आइए मैं पढ़ लेता हूं। श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। कौन है? श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। एक ही तो लिखना है, नायक का आ गया। रसव्रती खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण लिखिए। एक ही तो लिखना है, याद आ गया। मुक्ति खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। सारांश है, याद आ गया। तो आप केवल सारांश और नायक का, मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण याद कर लो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपको मैं ये सारे नंबर दिलवा चुका, अभी तक 1 सेकंड के लिए भी आपके मन में आया हो कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। बेटा बहुत सरल है, थोड़ा दिमाग लगाना है बस। ये 100 के 100 नंबर ऐसे हैं ना कि ये आपके जो आपका पूरा मार्कशीट होती है ना उसको सुंदर बना देते हैं, क्योंकि ये फ्री के नंबर है। थोड़ी सी मेहनत, ढेर सारे नंबर। ठीक है, मिनिमम इनपुट है और मैक्सिमम आउटपुट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपना 8वां प्रश्न। क्या है 8वां प्रश्न? अब ये जो खंडकाव्य लिखे हुए हैं ये सारे आपके नहीं हैं। क्यों, किसके हैं? ये सभी जिलों के अलग अलग दिए हुए हैं, क्योंकि पेपर में सभी जिलों के आते हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न क्या है आपका? 8वां जो का है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत के गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। संस्कृत का गद्यांश, अनिवार्य संस्कृत, भोजस औदार्यम। ठीक है, भोज सौदार्यम जो पाठ है आपका अनिवार्य संस्कृत का। और क्या है? आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, सुभाषित रत्नानी, ये जो सारे चैप्टर हैं उनमें से जो गद्यांश है, मतलब जो कहानी के रूप में लिखा हुआ है, कविता के रूप में नहीं, कविता को श्लोक कहते हैं संस्कृत में, तो कहानी के रूप में जो लिखा हुआ है उनकी ससंदर्भ व्याख्या करनी है। अब आप कहोगे ससंदर्भ, उसमें तो मुझे लेखक का नाम पता ही नहीं है। बेटा नहीं लिखना है लेखक का नाम। क्या लिखा है? महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार शासित। कौन? महामना। यहीं से आपको पता चल गया कि इस पाठ का नाम महामना मदन मोहन मालवीय है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मदन मोहन मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। बस यही संदर्भ होगा, कोई लेखक नहीं है इसका। ठीक है, और इसका अर्थ आपको लिखना है। सारी क्लासेस आपके वीडियो सेक्शन में
मैंने संस्कृत अनिवार्य संस्कृत दिग्दर्शिका को पढ़ा दिया है। आप सभी जाकर चेकआउट करेंगे, सारी क्लासेस हैं, एक एक शब्द का अर्थ बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब एक भी लाइन आपकी नहीं छूटेगी संस्कृत गद्यास में, ये मैंने इंश्योर किया। और दूसरी बात, रटना भी नहीं पड़ेगा। अभी तक मैं बता रहा था जीवन परिचय में रटना पड़ेगा, आपको संस्कृत की व्याख्या में भी नहीं रटना पड़ेगा, इसके भी तरीके मैंने बताए हैं। उसके बाद यहां पर भी दो मिलेगा आपको, दो गद्यांश अथवा करके, चाहे इसका करो चाहे इसका। हंस राजा तदैव परिसर मध्य आत्मना, ये किसका है, ये किसका है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला जो गद्यांश है, ये किस पाठ से लिया गया है। सभी लोग बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। अगला क्या आ जाता है, 8 का खा वाला, ठीक है, 8 का खा वाला आपका है। चलिए 8 का खा वाला, अब 8 के खा वाले में बेटा आपको मिलेंगे श्लोक। गद्य और पद्य होता है ना, तो हिंदी के गद्य पद्य का तो व्याख्या कर ली, अब संस्कृत में भी तो गद्य पद्य होगा। तो न मे रोचते भद्रम वौलूकस्य विवेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम कुद्धो भविष्यति। ये भी देखो कितना बढ़िया है, ये दोनों एक ही पाठ का है। अब आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि ये दोनों किस पाठ का है। यहां पर आपको मिल गया श्लोक बेटा करने के लिए, ठीक है। यहां पर क्या मिल गया आपको, यहां पर मिल गया आपको श्लोक पूरा करने के लिए, ठीक है। मैं इसको फिर से ओपन कर लेता हूं, यहां आपको मिल गया श्लोक। अब श्लोक में क्या करोगे, वही ससंदर्भ व्याख्या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के फलाना पाठ से लिया गया। पाठ का नाम तो आप बताओगे ही, न मे रोचते परोक्षे कार्यम हंतारम, ये भी आप बताओगे किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सरलता से मैंने आपको वीडियो सेक्शन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप सर्च करोगे वहां पर जाकर के पाठ का नाम मेरे नाम के साथ, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब 9वां प्रश्न जो सबसे सरल है, निम्नलिखित मुहावरों से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों से किसी एक का अर्थ लिख के, ठीक है। एक का अर्थ नहीं लिखना है बल्कि दो का अर्थ लिखना है। यहां पर एक लिखा हुआ है क्योंकि यहां एक और एक 2 नंबर का है। आप एक का अर्थ लिखोगे, एक का अर्थ लिखोगे तो अर्थ का 1 नंबर आपको मिलेगा, 1 नंबर वाक्य प्रयोग का, ठीक है। 2 नंबर क्यों है, एक नंबर तो आपको मिलेगा वाक्य इसका अर्थ बताने का, दूसरा वाक्य प्रयोग का। तलवार की धार पर चलना, मुश्किलों से गुजर जाना, टका सा जवाब देना, प्रत्युत्पन्न मति मतलब तुरंत मुंह पे जवाब दे देना, दाल में काला होना, संदिग्ध होना, नमक मिर्च लगाना, थोड़ा सा झगड़ा लड़ाना, ठीक है, झगड़ा लड़ा देना किसी के बीच में। तो ये आपकी ये सब तो फ्री के नंबर हैं, ये तो 9th से पढ़ते आए हो, 12th में क्या ही दिक्कत होगी इनमें। केवल हम लोगों ने थोड़ी सी मुश्किल कहां पे देखी, जीवन परिचय में थोड़ा सा रट लेना, आपको 98 99 नंबर तो आराम से मिलेंगे, मेरा दावा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं स्टार बना दूंगा बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको मैं बताना चाहता हूं आपसे, क्योंकि ये पिछले वाले सिलेबस में संधि थी, 10वें नंबर पर संधि थी पिछले वाले सिलेबस में। इस बार अपठित गद्यांश हो गया, अपठित गद्यांश और पद्यांश हो गया, ठीक है। एक कविता या फिर एक गद्य जिसका आपको उत्तर देना होगा, ठीक है, जिसका आपको उत्तर देना होगा। आप यहां से लेकर के यहां तक पढ़ोगे बेटा, और इसी पढ़ने में आपको 5 प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो आपको लिखने भी पड़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, दोनों हो सकता है आपको बहुविकल्पीय में मिले, हो सकता है आपको लिखना पड़े। तो चलिए, प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज्य करते थे, मिथिला विदेह की राजधानी थी, मिथिला नगरी में राजमहल, आसपास को 1000 सन्यासियों की पर्णकुटियां थी। ये आप पढ़ना, और उसके बाद पढ़ने के बाद क्या करना है आपको, पढ़ने के बाद क्या करना है, पढ़ने के बाद बेटा इन 5 प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। एक प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो मैं समझूंगा कि मुझे अपठित गद्यांश अभी पढ़ाना है, ठीक से समझाना है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ पढ़ाने जैसा नहीं लगता। सारे उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे। आगे बढ़े तो देखते हैं, आपको एक पद्यांश भी मिलेगा, दोनों में से कोई एक करना है। साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं, जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे हैं, शत्रु हमारे कहां नहीं भय से भागे हैं,
कायरता से कहां प्राण हमने त्यागे हैं हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय, फिर एक बार है विश्व तुम गाओ भारत की विजय, कहां प्रकाशित नहीं रहा है तेज हमारा। ऐसी एक कविता मिलेगी और इस कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। प्रश्न कैसे होंगे? पहले जागे हैं से क्या तात्पर्य है हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपत तक का हृदय, कथन से हमारी किस विशेषता का बोध होता है? उन पंक्तियों को उद्धृत कीजिए जो हमारी दयालुता और क्षमाशीलता की ओर संकेत करती हैं। भाव स्पष्ट कीजिए कि बस युद्ध मात्र को छोड़ कहां नहीं है हम सदैव, विश्व भारत का जयघोष करने के लिए क्यों कहा गया है? 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, इसी प्रकार के 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। अब मैं एक बात बता दूं, कविता के प्रश्न लिखना हमेशा थोड़ा गद्य से कठिन होता है, तो आपका चुनाव है कि आप गद्य चुनो। मैं परीक्षा दे रहा होता तो गद्य चुनता और 5 नंबर छीन लेता यूपी बोर्ड से। ठीक है, तो आप लोग बहुत बहुत सोच समझकर बहुत ध्यान से पेपर सॉल्व करोगे, क्योंकि ये अपठित गद्यांश जो 5 नंबर है बेटा ना, ये वास्तव में फ्री का नंबर है। बताओ, एक पैराग्राफ तुमको दे दिया जाए और उसी पैराग्राफ के 5 प्रश्न नीचे दे दिए जाए, ये क्या होता है? अंग्रेजी में जैसे कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो ये 5 नंबर तो बिल्कुल फ्री के हैं। अब हम चलते हैं 11वें नंबर पर। 11वां क्या है आपका? सबसे पहले है तो शब्द युग्म में सही अर्थ का चयन। कहां पर? शब्द युग्म जो हैं उनके आधार पर सही अर्थ का चयन करना है। वसन व्यसन दिया है तो अब यहां पर विवश, व्याकुल, कवच, भोजन, वस्त्र, आदत, विस्तार, अवधि, ये आपको खोजना है। अब इसका क्या हो जाएगा? वसन माने होता है वस्त्र, व्यसन माने आदत, तो सी वाला हो जाएगा। इसी प्रकार आपको आगे शब्द युग्मों का अर्थ बताना है। जैसे यहां है अंबुज, अंबुद, तो इसका बताना है। सभी लोग अंबुज अंबुद का मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे क्या सही है। अंबुज और अंबुद का, बादल और समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल, समुद्र और कमल, सभी लोग। उसके बाद 11वें का खा आ जाएगा बेटा। 11वें का क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ, इसे कहते हैं पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द। अंबर, पट, विधि, नाग। आप सभी लोग कमेंट करके अंबर, पट, विधि और नाग के 4-4 पर्यायवाची कमेंट सेक्शन में सभी लोग। आज ही तैयार हो जाएगा, परीक्षा में फायदा करेगा। जितना मेहनत करोगे आप रेगुलर, उतना ज्यादा आपको फल मिलेगा। कबीर दास जी कहते हैं कि माली सींचे 100 घड़ा, फल आए ऋतु होए। आप लोग जब प्रतिदिन मेहनत करोगे ना, तब जब समय आएगा तब फल होगा। ठीक है, ऐसा निराश हो जाने के नहीं, आज ही सब कुछ नहीं होगा। माली सींचे 100 घड़ा। आप एक वृक्ष लगाते हो ना, वृक्ष धीरे धीरे बड़ा होता है, एक दिन वो फल देता है। आप जिस दिन लगाओ उसी दिन कहो कि नहीं फल चाहिए मुझे, तो नहीं मिलेगा। और यदि आप लगाओ और देखभाल ना करो तो भी फल नहीं मिलेगा। यानी आपको रेगुलर इन पर ध्यान देते रहना है, हर चीजों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गा वाला क्या है? 11वें का गा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना। ये सारे आप लोग बताओगे मुझे, ये सब आप लोग कमेंट, जो आंखों के सामने हो, नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष आंख के आगे प्रत्येक आंख, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगला क्या है? अगला है जानने की इच्छा रखने वाला। इसका भी बताओ, जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु, बुद्धिमान क्या होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला 11वें का घा देखते हैं क्या होता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। क्या बात है, कितना गलत लिखा है। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। अनेकों बहुवचन नहीं होता, अनेक होता है। सम्मेलन में कवियत्री ने, कवियत्री है, कवियत्री होता है, वा पर ई की मात्रा नहीं होगी। ठीक है, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। अब कृपया अनुमोदन करें, अनुमोदन हो गया तो करने की कृपा का अर्थ नहीं रहा। ठीक है, ये आपका हो गया 11वां। उसके बाद हम आ जाते हैं 12वें नंबर पर, 12वें प्रश्न पर, जो आपका क्या है? वीर रस अथवा हास रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण। चारों रस इतने बढ़िया पढ़ा दिए हैं कि इसका तो भूलोगे ही नहीं, गलत हो ही नहीं सकता। श्लेष तथा उत्प्रेक्षा, इसमें क्या कुछ कंफ्यूजन है? अगर कोई आप लोगों को अगर रस, अलंकार और छंद में कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके लिए बहुत सुंदर एक ट्रिक वाली वीडियो लेके आऊंगा। वैसे मैं आगे सब कुछ पढ़ा चुका हूं, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से इसको पढ़ेंगे। दोहा और सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण लिखना है। कितना सरल है, कितने अच्छे से मैंने आपको बताया, दिमाग में एक ही बार में बैठ जाए। तो ये तो हो गया आपका 2 2 4 2 6 नंबर का, ये आपके 6 नंबर पूरे हुए। उसके बाद 13वें नंबर पर हम आ जाते हैं। 13वें नंबर पर क्या है? जिसे हम कहते हैं प्रार्थना पत्र। मैं आपको
2 प्रार्थना पत्र लिखवाऊंगा, 2 में से 1 प्रार्थना पत्र आपके पेपर में आएगा। इसका दावा है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन और शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रार्थना पत्र, इसको मैं लिखवाऊंगा। आप लिखने की कोशिश करना, अगर आपसे बनता है तो ठीक, नहीं तो मैं इसको लिखवाऊंगा। पेपर देख लेते हैं। आज की 13वां क्वेश्चन क्या है? पत्र लेखन का है। आधिकारिक पत्र, ऑफिशियल पत्र, औपचारिक पत्र, जो भी कहना चाहो, ये वो पत्र हैं। एक तो बैंक को लिखना होता है, नौकरी के लिए आवेदन होता है, या कोई बीमारी जो फैली हो उसके लिए। और 14वां आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं क्यों सबसे इंपॉर्टेंट इसे कह रहा हूं जान लो, नहीं तो बाद में कहोगे कि इंपॉर्टेंट क्यों कह दिया। भैया 9 नंबर एक ही प्रश्न से, 9 नंबर एक ही प्रश्न से, और लिखना क्या है? निबंध। सब देख लो, पेपर उठा के देख लो, दुनियादारी देख लो, निबंध कितने सरल आ रहे हैं यूपी बोर्ड में। क्या है इनमें? लप्पू से तो है ये निबंध, 2 मिनट में लिख जाएंगे। तो मिलते हैं फिर। निबंध में एक एक लिखवाकर आपको बताऊंगा कैसे बेहतरीन निबंध आपको लिखना है। जिस पर भी आपने निबंध लिख लिया हो या लिखना आता हो, कमेंट करके बताइए कि कौन सा निबंध आपके लिए सरल है और कौन सा निबंध आप नहीं लिख पाएंगे, कौन सा निबंध कठिन है। उसके आधार पर हम ये बात करेंगे कि कैसे आपको निबंध लिखना है। तो निबंध और पत्र, साथ ही अनिवार्य संस्कृत के सभी चैप्टर वीडियो सेक्शन में है, तो वो तो आप देख लीजिए। एक एक शब्द का अर्थ क्लियर हो जाएगा। और भी कुछ नया जो आपको ना समझ में आया हो वो आप कमेंट करके बताएंगे। साथ ही रस, छंद, अलंकार आपने सभी लोगों ने पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये बेटा आपका पूरा पेपर रहा। इस तरह से आपका आएगा पूरा पेपर। ये वो पेपर है जो आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही किसी ने नहीं बताया कि अपठित गद्यांश कैसे आएगा। मैंने आपको बताया, चेक कर लो। कोई किसी को पता ही नहीं है, सब कंफ्यूज हैं। मतलब इतने दिन से वो अपठित शब्द सुनते आ रहे हैं, उनको आइडिया ही नहीं लग पा रहा कि अपठित गद्यांश है क्या। आज से वो डाउट आपका क्लियर हो गया। अब सभी लोग मेहनत करके पढ़ाई करेंगे। जो भी ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि हम आपके लिए यहां हर एक कंटेंट सबसे बेहतरीन तरीके से आपके तक पहुंचाने के लिए यहां पर खड़े हैं। तो आपको मिलेगा। सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपनी सभी दोस्तों को बताएंगे कि इस बार का पेपर कैसे आने वाला है। और सभी लोग, आपको यह जानकारी इतनी जल्दी पता हो गई तो जुट जाइए तैयारी में। बहुत कम समय, 4-5 महीने का समय बचा है और इस बार फतेह करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।